व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। आज हम अपने इस चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह कोर्स हमारा बाइलिंगुअल चलने वाला है, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वह कहाँ आने वाली है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन एक 3 स्टेज एग्ज़ाम है, जिसमें पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का। तो अब हम अपने प्रीलिम्स का सिलेबस जान लेते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कम्प्लीटली जीएस का होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और उसका बेसिस एमसीक्यू फॉर्मेट होता है। और पेपर सेकंड सीसेट होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मींस 33% मार्क्स लाना ही सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जो मेरिट बनती है, जिससे ये डिसाइड होता है कि हम मींस आंसर राइटिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है जीएस के पेपर फर्स्ट पर। तो अभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इसका कितना पोर्शन आता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, तो 15 to 18 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना परसेंटेज हो गया। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 15% सिलेबस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। बाकी जो मेजर पोर्शन कवर करता है वो है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इसलिए कवर करता है क्योंकि आईएफएस का एग्ज़ाम सीएसई में ही इंक्लूड हो गया है। तो आईएफएस के लिए भी इन्हीं एग्ज़ाम से निकाला जाता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट का पोर्शन भी इसमें काफ़ी आता है। तो अब 2 मेजर पोर्शन है, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। तो हम इसमें पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी में भी क्या कवर करेंगे? अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए, ये है हमारा सिलेबस। ये मैंने उठाया है सीधे यूपीएससी की वेबसाइट से। यूपीएससी जो नोटिफिकेशन डालती है उसमें वो सिलेबस भी डालती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये आपको यहाँ पर ऊपर कर देती हूँ। ये आपको दिख रहा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एट एक्स्ट्रा। तो ये सब हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। देखिए, पार्ट ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस में जीएस का पेपर 2, यानी हम बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेंस का पेपर 3, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट होता है वो होता है एसए का। तो पेपर सेकंड को हम जीएस फर्स्ट और पेपर थर्ड को हम जीएस सेकंड बोलते हैं। तो देखिए, ये पेपर थर्ड दे रखा है इसमें आपका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस हमारा है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं कि जो कि ये पेपर होता है 250 मार्क्स का, तो इसमें भी 2/3 पोर्शन जो आता है वो पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक एग्ज़ाम ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमको सिलेक्शन लिस्ट के अंदर और बाहर करने के लिए। तो चलिए, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पब्लिश किया है। तो ये हमारी एक बहुत ज़्यादा बिलीवेबल किताब हम बोल सकते हैं। तो अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी से डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये इसका हिंदी वर्ज़न है। तो हम चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा अपना जो एग्ज़ाम्स पूछने का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। पहले यूपीएससी सिर्फ आर्टिकल्स पूछता था, लेकिन आजकल वो आर्टिकल्स को छोड़कर पार्ट्स पर आ गया है। अगर आप पिछले ईयर का पेपर देखेंगे उठाकर, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स के बेस पर पूछ रहे हैं। आर्टिकल्स दिए गए हैं उसमें, लेकिन ये पूछा गया है कि ये पार्ट किस में आता है। तो हम लोग आर्टिकल्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन पार्ट्स याद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इस बार एग्ज़ाम में बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से गलत हुए थे। तो सबसे पहले आज हम पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देखिए गाइस, ये हमारा पहला पार्ट दे रखा है जिसमें बताया गया है द यूनियन एंड इट्स
टेरिटरीज़ के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हमारा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आता है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, पार्ट सेकंड, जिसका नाम है सिटीजनशिप। इसको हिंदी में बोला जाता है नागरिकता। इस टाइम पे नागरिकता बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है जब से असम में एनआरसी लाया गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें ये बोला गया है कि हम लोग उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएंगे असम की जिन जो कि इंडिया के ही निवासी हैं। मींस इसका मतलब क्या है इंडिया के निवासी है? क्या वहाँ कुछ और लोग भी रहते हैं? जी हाँ, एक्चुअली 1971 की जब वॉर हुई थी बांग्लादेश के साथ में, तो उस टाइम पे बांग्लादेश के बहुत से लोग हमारे यहाँ का रहने लगे थे। तो जो बांग्लादेश के आसपास के एरिया में जाकर सेटल हो गए थे, उनमें से असम में भी कुछ लोग जाकर रहने लगे थे। तो अब वो बहुत दिनों से वहाँ रह रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ के निवासी की तरह ही वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ को पा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो एनआरसी लेके आई है ताकि वो ये चेक कर सके कि कौन से सिटीजन्स हैं जो रियल में असम का स्टेटहुड ले सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में तो अब हम डिटेल में बाद में ही डिस्कस करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में आता है ये। अच्छा हाँ, सिटीजनशिप हमारा आता है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ओके, तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। इस टॉपिक पे आप जितने स्टार मार्क्स लगा सकते हैं ना, लगा लीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस, जो हमको ये बताता है कि हम अपनी लाइफ को इस इंडिया में किस तरीके से एंजॉय करेंगे, जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राउड फील करने का मौका देता है। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, तो शायद हम इतनी अच्छी लाइफ, जो आज हम बार बार जाकर कोर्ट में अपने किसी भी राइट के लिए जाके बात कर लेते हैं ना कि हमें ये राइट नहीं मिल रहा है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी कहीं पर भी घूम सकते हैं, वो सब हमें इसी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मिलते हैं। तो है ना, हुआ ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक ना पूछा गया हो। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हिंदी में बोला जाता है मूल अधिकार। देखिए ये रहा, हिंदी में भी देख लेते हैं। मूल अधिकार ये हमारा आता है आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 35 तक। ओके, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू, जैसे कि पहला राइट हमारा दे रखा है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। इसके बाद में हमारा दे रखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अलावा सेविंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग में 7 राइट्स थे, अब इसमें 6 राइट्स हैं। तो एक राइट हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था, और उसको अब हम लीगल राइट मानते हैं। तो हिंदी में इसको बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है मूल अधिकार, वही तो मूल अधिकार बोला जाता है। तो अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आता है हमारा आर्टिकल 37 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ये देखिए आर्टिकल 51 तक। उसके बाद हम इसमें हमारा देखिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि हम आगे के चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका बेस बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जस्टिसेबल है। मतलब क्या है कि हम उनको जाकर कोर्ट में उसकी डिमांड कर सकते हैं अगर वो हमको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है कहीं पर भी। मतलब ये है कि अगर ये हमें मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम किसी भी जगह जाकर ये बोल नहीं सकते हैं कोर्ट में जाकर कि हमको ये राइट्स दीजिए। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ही एक वर्ड आ रहा है डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये राज्य को डायरेक्शन दिखाता है कि आपको इसको फुलफिल करना है। लेकिन हम इसको कंपलसरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें दिया गया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। तो अगर ये हमको दे दिया गया ना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, हमें सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन अब हम सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, ये इस कंट्री के लिए जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अगर हम इसको जस्टिफाइड कर देते तो सभी लोग कोर्ट में होते और सरकार पूरे दिन कोर्ट में ही बैठी रहती।
इसलिए इसको जस्टिफाइड ना बनाकर केवल डायरेक्टिव बनाया गया है, ताकि गवर्नमेंट इसके मतलब डायरेक्शन में काम कर सकती है और अच्छे से अच्छा इस डायरेक्शन में काम कर सकती है, ताकि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले या सोशल जस्टिस मिले या इकोनॉमिक जस्टिस मिले, या इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी ज़रूरतें, तो उसको सरकार नेगलेक्ट नहीं कर सकती, उसको कोई भी गवर्नमेंट आकर नेगलेक्ट हमें नहीं कर सकती, और इसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं आगे हमारे पार्ट 4A। देखिए, अब तक हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो अब पार्ट 5 ना आकर पार्ट 4A क्यों आ गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं थी। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कहीं पर भी कोई भी अल्फ़ाबेट दिखाई देता है किसी पार्ट या किसी आर्टिकल के साथ में, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू उसमें ऐड हुआ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ नहीं थी। तो पार्ट 4A भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। अब पार्ट 4A बताते क्या है? हमको बताते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने राइट की बात तो कर ली कि हमें राइट चाहिए, हमें ये राइट चाहिए, हमें वो राइट चाहिए। हमने गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी दिखा दी कि आपको इस डायरेक्शन के थ्रू हम इस मतलब इस कंट्री को डेवलप करना है। अब हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो स्टार्टिंग में ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नहीं रखी थी हमारे लिए। अब ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि वो लोग समझदार नहीं थे या वो ये जानते नहीं थे, बस उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम 200-300 साल में जो हम लोग ब्रिटिशर्स के राज में रहे थे, इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे कि हम लोग किसी भी कंडीशन में नहीं थे कि हम कोई ड्यूटी उस टाइम पे फुलफ़िल कर पाएँ। तो इसलिए ये ड्यूटीज़ उस टाइम पर नहीं रखी गई थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई तो उसको लगा कि ये ड्यूटीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए, ताकि क्योंकि अब हम लोग हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, हमारा राइट है, तो हमारी ड्यूटी भी तो बनती है ना कि हम इस नेशन को प्रोटेक्ट करें। तो इसमें कुछ ड्यूटीज़ रखी गई हैं। ओके, तो क्या क्या ड्यूटी हैं वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट 6 पार्ट 5, अच्छा इसकी हिंदी में और बता देती हूँ। ये है हमारा हिंदी में, इसको बोलते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, पार्ट 4 का के 4 का के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 जो है द यूनियन। ठीक है, इसमें अब जैसे कि पता है हमको कि हमारा जो पूरा इंडिया है वो मतलब अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड है। एक सेंटर में, दूसरा स्टेट में, और उसके बाद में लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, तो जो सेंटर पे जो पूरे देश को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं? जैसे उसमें प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, और इसके अलावा और भी बहुत सी तो ये सभी हमारे यूनियन में ही आती हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 5 के अंतर्गत आता है, और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं हमारे आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 151 तक। देखिए यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, बहुत सारा चैप्टर्स हैं इसमें, इसको बहुत अच्छे से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा इधर जाके 151 तक, लास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स तक। ठीक है, तो यही हमारा सेम हिंदी में भी है। हिंदी में भी इसको बोला गया है कार्यपालिका, सॉरी संघ में एक्चुअली कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सब हमारे क्या है पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत पार्ट्स हैं जो कि इसमें सब हेडिंग्स में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में हमारा आता है स्टेट। पार्ट 6 में आता है हमारा स्टेट। इसमें देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी हम देख लेते हैं। पार्ट 6 देखिए, ये आ गया पार्ट 6, ये रहा राज्य। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने सेंटर के बारे में पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पार्लियामेंट, ये सब दिए गए हैं। इसी तरीके से स्टेट में भी पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो अभी सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने किस में जाना? पार्ट 5 में। तो अब स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में किस में जानेंगे हम? पार्ट 6 में। तो इसमें भी सेम जैसे कि ऊपर वाले पार्ट में दिया गया है ना, वैसे ही नीचे दिया गया है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ ऊपर MP की बात होगी तो नीचे MLA की बात होगी, ऊपर प्रेसिडेंट की बात होगी तो नीचे गवर्नर की बात होगी, ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बात होगी तो नीचे चीफ मिनिस्टर की बात होगी। सेम वही पैटर्न चला आ रहा है। तो अब डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्या हम इसमें मतलब प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं हम अपने पार्ट 7 के बारे में। पार्ट 7 हमारा है, देखिए ये रहा। अच्छा देखिए, इसमें पार्ट 7 में लिखा हुआ है ओमिटेड। एक्चुअली मैं इसका नाम पढ़ देती हूँ। नाम है इसका द स्टेट्स इन पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में एक वर्ड भी लिखा गया ओमिटेड। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब इसको हटा दिया गया है। अब जो भी रीज़न रहा होगा इसको क्यों हटा दिया गया है, तो वो रीज़न की अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हटा दिया गया है, क्योंकि केवल एक यही पार्ट है जो हटा दिया गया है, अदरवाइज जितने भी पार्ट्स हैं वो सब ऐड किए गए हैं। और एसएससी रेलवेज़ का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को पार्ट्स याद नहीं होते, यूपीएससी के लिए हम पार्ट्स याद नहीं होते हैं, तो हम लोग को यही नहीं पता कि कौन सा पार्ट हटाया गया है और कौन सा नहीं हटाया गया है। तो इसको तो आप जितना अच्छे से याद कर पाओ कर लेना, नाम भले ही ना याद कर पाओ लेकिन नंबर जरूर याद कर लेना कि कौन सा पार्ट हटाया गया है। तो है पार्ट 7। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 8 के बारे में। देखिए इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा हमारा, देखिए ये रहा पार्ट 7 में ये लिखा है पहले अनुसूची के भाग खा के राज्य। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 8 हमारा दिया गया है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। सेंट्रल पढ़ लिया था, स्टेट पढ़ लिया था, तो यूटी की बारी तो आनी ही है अब। तो यूटी में कैसे प्रोविजंस होते हैं, कैसे यूटी का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, कैसे वहाँ गवर्नेंस चलता है, ये सब इस पार्ट के प्रोविजंस में बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पंचायत। अब मैंने आपको बताया था ना कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने बोला था, गांधी जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों को ही हम मान सकते हैं इस केस में। गांधी जी ने बोला था कि अगर हम अपने गाँव को डेवलप कर लेना तो हम इस पूरी कंट्री को बिना किसी टेंशन के डेवलप कर सकते हैं। अब टेंशन इन द सेंस के बिना किसी एफर्ट के डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गांव से मिलकर ही तो, गांव एक सिंगल यूनिट है इसकी, गांव से मिलकर ही तो इतना बड़ा देश बना हुआ है। इवन एपीजे अब्दुल कलाम ने तो यही बोला था, उन्होंने पूरा का कंसेप्ट दिया था। पूरा मीन्स प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। मतलब क्या है कि अगर हम जो मतलब अर्बन शहरी क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, अगर वो हम गांव में प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दें तो कोई भी इंसान गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा कभी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब पॉपुलेशन की वजह से तो आ रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो गलत हो रखा है। गांव में पॉपुलेशन कम है, शहर में ज़्यादा हो गई है बहुत ज़्यादा, तो शहर के रिसोर्सेज जो हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्लम एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, वहीं से पॉल्यूशन निकल के आ रहा है। फिर पॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और भी कितने सारे इशूज़ है जो इससे लिंक कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन का जो स्ट्रेटिफिकेशंस हो रहा है, ओशन डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो बहुत सी प्रोसेस हैं जो कि केवल और केवल अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से हैं। तो अगर हम जो शहरों में चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, सैनिटाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है तो अगर वो सब हम गांव के एरिया में दे दें, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में। तो अगर हम वही सब चीज़ें गांव में प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना उसकी आधी से सोल्यूशन तो यही निकल आएगा। तो इसलिए तो अब हम लोग को ये इन सबको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि अब गांव में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होंगी, उसको नहीं पता होंगी कि कौन सी गांव में कौन सी गली में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये किसको पता होगी, ये वहाँ के मुखिया को पता होगी, वहाँ के लोगों को पता होगी कि इस गांव में क्या प्रॉब्लम है। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना इससे ज़रूरी हो गया था। गांधी जी ने बोला था इस पावर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था, ये पार्ट बाद में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया है। एक और पार्ट ऐड किया है हमने इसमें, द म्यूनसिपैलिटीज़, ये 74th के थ्रू ऐड हुआ है, क्योंकि 73rd में गांव के बारे में बताया गया है, तो गांव के अलावा टाउन्स भी तो होते हैं, सिटीज़ भी तो होती हैं, तो वहाँ पे चलती है म्यूनसिपैलिटी। तो ये दोनों पार्ट एक साथ ऐड किए गए थे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए इसमें पार्ट 9 जोड़ा गया था, पार्ट 9 जोड़ा गया था और पार्ट 9A भी जोड़ा गया था। अब पार्ट 9B भी जोड़ा गया था, ये है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है। तो ये भी ये आर्टिकल, ये इसका जो आर्टिकल है वो अलग है, ऊपर वाले आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ा गया ये वाला। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, तो उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊँगी। ठीक है, तो हिंदी में देखो, हिंदी में भाग 9 को बोला जाता है पंचायत, और उसके अलावा भाग जो 9A है ना, इसको हम 9 का बोल सकते हैं, 9 का उसको बोलते हैं नगर पालिकाएँ। और जो देखिए 9 खा मतलब 9 खा जो उसको बोल सकते हैं हम सहकारी सोसाइटीज़, मतलब सहकारी समितियाँ बोल सकते हैं इसको हिंदी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 हमको बताता है द शेड्यूल एंड ट्रैवल एरियाज़।
हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र। अच्छा, लोकल बॉडीज़ को भी डेवलप कर लिया, स्टेट को भी डेवलप कर लिया, सेंटर को भी डेवलप कर लिया, तो ये शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ क्या होते हैं, ये कहाँ बच गए थे? ये एक्चुअली यहाँ बच गए थे क्योंकि जब हमारा इंडिया यूनाइट हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ट्राइबल एरिया ट्राइब्स रहती थी जो कि इंडिया में मिल तो गई थी, लेकिन वो अपना जो कल्चर है उसको खोना नहीं चाहती थी। और ये आपको पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक्चुअली हमको इस प्राउड करना चाहिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सबको प्रोटेक्ट किया है, सबको फ्रीडम दी है कि वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना वो अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए उनके एरिया में, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं चाहते हैं कि कोई भी आके उनके एरिया में इंटरफेयर करे। मतलब वो उनकी कुछ अलग ही कल्चर होता है, वो अपना उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खाना पीना अलग होता है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं अपनी। और एक्चुअली वो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं जो उनको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया क्योंकि मोस्टली ये लोग फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं। अब ये लोग फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं तो क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोड्यूस मिलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दे किसी ना किसी रूल और डेवलपमेंट के नाम पर। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही इन सब प्रोविजंस को इसमें डाल दिया कि हम कैसे ट्राइबल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और शेड्यूल कास्ट तो ये आपको शेड्यूल एरिया तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही शेड्यूल कास्ट के साथ में कितना कितना गंदे तरीके से मतलब बिहेवियर हुआ है हम लोगों के द्वारा। तो इसलिए उनको अपने पेस पर लाने के लिए, उनको अपने बराबर खड़ा करने के लिए हमको उनको कुछ एडवांटेज देने पड़ते हैं। और वो एडवांटेज इसी वजह से इसमें मेंशन कर दिए गए हैं ताकि वो एडवांटेज को कोई भी गवर्नमेंट आके नेगलेक्ट ना कर पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 11 के बारे में, जो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। मीन्स अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहें तो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अच्छा, संघ अलग है और राज्य अलग है, फिर भी देखिए कितनी हार्मनी है। जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, हम लोग अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। हम हैं तो जैसे हम लोग किसी अदर स्टेट के हैं, यूनियन के साथ में भी अटैच हैं, फिर भी कितना अच्छा रिलेशन बैठा हुआ है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब इसलिए है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत अच्छे संबंध इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अब ये संबंध बहुत तरीके के होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं। तो पार्ट 11 में बात किया गया लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में। इसके अलावा अब जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं उसके लिए एक नया पार्ट बनाया है। नया पार्ट कौन सा है? पार्ट 12। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो फाइनेंशियल फंक्शंस थे ना उसमें टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए अलग पार्ट एक इसलिए डिस्क्राइब कर दिया गया क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट लेंदी होता ही होता है, साथ में ऊपर वाले में ज़्यादातर लॉस की ज़रूरत है, नीचे वाले में थोड़ा ट्रेड कॉमर्स वगैरह आ जाता है, तो इसलिए इस पार्ट को अलग कर दिया गया। तो पार्ट 12 में हम बात करते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो कैसे ट्रेड रहना है, कैसे दो स्टेट्स के बीच में कॉमर्स चलना है, कैसे लॉजिस्टिक की सप्लाई होनी है, मींस माल इधर से उधर जाना है तो कौन सा टैरिफ लगना है, कौन सा मतलब उसके अलावा टैरिफ के अलावा कौन से टैक्सेस लगने हैं, कहाँ वैट लगना है, कहाँ जीएसटी अब लगने लगा है, वैट वगैरह सब खत्म हो गया है। तो मतलब कैसे एक जगह से दूसरी जगह के माल को ईजीली वे में हम पहुँचा सकें ताकि जो हमारी जो मतलब जो महंगाई है वो कम हो सके, इन्फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल में रह सके। तो इसके लिए ये जो है लॉज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 17। अभी हमने अच्छा कौन सा पार्ट 13, पार्ट 12 डिस्कस किया था ना, ये है पार्ट 13। पार्ट 13 में भी हमारा बताया गया है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरी टेरिटरी के बारे में बताया गया है। और ऊपर जो पार्ट 12 था वो देखिए ये पूरी टेरिटरी में मूवमेंट दिखाएगा। पार्ट 13 जो पूरी टेरिटरी में मूवमेंट दिखाएगा। जैसे पूरी टेरिटरी का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आइलैंड्स भी आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आता है और ये लक्षद्वीप आता है। इसके अलावा स्टेट्स जितनी भी यूटीज़ हैं, तो उस पूरे इंटायर इंडिया में जो मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स फॉलो हो रहा है तो वो पार्ट 13 के अंदर आएगा। और जो पार्ट 12 के अंदर है वो इंटर स्टेट्स के बीच में आ सकता है कि दो स्टेट्स के बीच में कैसे हो रहा है। तो अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम आगे आर्टिकल्स के थ्रू और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 14 जिसमें बताया गया है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स। देखिए इसमें इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में हमारा देखिए ये दे रखा है पार्ट 13 हमारा। अच्छा, पार्ट 13 हमारा था भारत के राज्य क्षेत्र और उसके भीतर जो व्यापार वाणिज्य वगैरह है वो। और पार्ट 4 देखिए ये रहा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं।
देखिए, आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सेंटर के लिए जाएंगे। सेंटर के बाद आप काम कहाँ करने वाले हैं? आप काम करने वाले हैं स्टेट्स में। तो जो आईएएस होते हैं, इसके अलावा आईआरएस वगैरह होते हैं, वो सेंट्रल से अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं स्टेट में। तो इन दोनों जगहों के बीच हारमोनी कैसे बनानी जानी है? क्योंकि देखा है, गवर्नमेंट दोनों जगह अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का कितना बड़ा केस हो गया था कि जब वेस्ट बंगाल के जो आईएएस अधिकारी थे, सेक्रेटरीट थे जो ममता बनर्जी के, उनको गवर्नमेंट ने मतलब बुला लिया था वापस, क्योंकि अपॉइंट करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो उनको रिज़ाइन वगैरह करवाने की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास में होती है। तो इस तरीके से मतलब अब हारमोनी भी तो सेटल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दो गवर्नमेंट अलग अलग मतलब जगह अलग, सेंट्रल में अलग है और स्टेट में अलग है, तो वो लोग अपना मतलब अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहें हर जगह पर। तो इसलिए इनके लिए भी प्रोविजंस बना दिए गए हैं कि किस बेसिस पे कौन सी गवर्नमेंट मतलब किस बेसिस पे सेंट्रल जो है वो इन अधिकारियों को अपने पास बुला सकता है, इनको अपने पास रख सकता है, मतलब किस बेसिस पे इनको टर्मिनेट कर सकता है, वो सब इसमें बताया गया। सैलरी कौन देगा, अलाउंसेस कौन देगा, वो सब हमारा डिस्कस होता है पार्ट 14 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट 15A। अब देखिए पार्ट 14A। पार्ट 14A लिखा है, मतलब क्या, इसको भी ऐड किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स मतलब होता है हिंदी में अधिकरण के बारे में। अधिकरण क्या होता है? देखिए, ये जैसे कि जुडिशरी होती है ना, सेम वैसे ही होता है। एक्चुअली असली जब जुडिशरी थी तो इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जुडिशरी के पास में ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है। तो ये थोड़े स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, और जुडिशरी पर ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि किस केस के मतलब किस केस को उसे पहले सुनना चाहिए। तो इसलिए इमरजेंसी के लिए इन ट्रिब्यूनल्स को बना दिया गया है, स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे एनजीटी हो गया, इंटर वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट हो गया, जब दो स्टेट्स के बीच में एक नदी बह रही होती है तो उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं ताकि यहाँ पर जाकर उनके डिसीजन जल्दी से जल्दी आ सकें। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 15, सॉरी पार्ट 15, हाँ पार्ट 15, जो बताता है इलेक्शंस के बारे में कि पीएम मतलब क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव एमपीज कैसे चुने जाने हैं, एमएलए कैसे चुने जाने हैं, प्रेसिडेंट कैसे चुनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुनेंगे। तो ये सब इलेक्शन की जो प्रोसीजर है उनके चुनने के, वो सब किस में बताया गया? इलेक्शन के बारे में बताया गया है। कितने मतलब कौन से इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन इसको मतलब क्या कहते हैं अलाउंसेस प्रोवाइड करवाएगा, कौन सैलरी प्रोवाइड करवाएगा, वो सब इसी पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है चुनाव, निर्वाचन। निर्वाचन पार्ट 15। अब बात करते हैं पार्ट 16 की, जो कि बताता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब सर्टेन क्लासेस में क्या आता है? ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइबल एरियाज़ के लिए ऑलरेडी प्रोविजंस बना दिए गए हैं। तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई फिर? इनकी ज़रूरत एक्चुअली इसलिए पड़ गई क्योंकि अब एमपी एमएलए बनाए गए हैं, पार्लियामेंट है हमारी, लेजिस्लेटिव है हमारी। तो उस टाइम पे जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडियन सिटीजन्स के साथ में शादी की थी, तो उनके बच्चे हुए होंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो सब जाके इंग्लैंड में चले गए हों, कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे होंगे। तो उनके लॉज की मतलब उनके जो राइट्स हैं उनकी देख रेख कौन करेगा? अगर उनका कोई भी इंसान जाके एमपी एमएलए नहीं होगा, पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठेगा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर नहीं बैठेगा, तो उनके लॉज की देख रेख कौन करेगा? इसीलिए इन सर्टेन क्लासेस, ये जो सर्टेन क्लासेस हैं, इनको इनकी देख रेख के लिए साथ में SC ST, ताकि उन लोगों का जो मतलब परसेंटेज है वो भी पार्लियामेंट में जाकर शो हो सके और वो लोग भी अपने लिए लॉस बना सकें। इसके लिए इस आर्टिकल मतलब इस पार्ट में प्रोविजंस बनाए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग मतलब इनको एमिनिटीज़ दे सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा 17 लैंग्वेज के बारे में बताता है। अब देखिए इंडिया में बहुत बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी पानी और वाणी चेंज होता रहता है। मतलब 100 मीटर पे तो पानी चेंज हो जाता है और 125 मीटर पे वाणी चेंज हो जाती है यहाँ की। आपको खुद ही पता है कि यहाँ कितनी सारी डायलेक्ट्स बोली जाती हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लोगों की बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो इनको मेंटेन भी तो करना है। अब इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, तभी तो हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी है फिर भी इतनी ज़्यादा यूनिटी बना के रखी है हमने। अगर इस यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये स्लोगन तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इस स्लोगन को मेंटेन करने के लिए ही हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई हैं, जिसमें इसने पहले स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 लैंग्वेज कर दी गई हैं। तो मतलब क्या है, ताकि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें उन लैंग्वेजेस को, तो उनको और अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके।
तो इसमें 22 लैंग्वेजेस होता है, तो लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे हिंदी वगैरह तो आपको पता ही है, हिंदी डोंगरी वगैरह बहुत सी इसमें दे रखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 18, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको हिंदी में बोला जाता है आपात उपबंध। जब हमारी किसी कंट्री के साथ में वॉर हो रही है, या हमारा इंटरनली हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, इंटरनली हमारे यहाँ कुछ दंगे फसाद वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो इमरजेंसी लगा देती है। और इस इमरजेंसी के केस में आकर होता क्या है, इस इमरजेंसी के केस में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हम उसकी डिमांड नहीं कर सकते। क्योंकि जब देश को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। जब देश ही नहीं है तो हम लोगों के राइट्स किस काम के। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि जब भी उसको कुछ लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको पहले देश को प्रोटेक्ट करना है, बाद में उसके सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन मतलब देश प्रोटेक्ट होगा, सिटीजन्स तो अपने प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए नेशनल इमरजेंसी का एक मतलब एक प्रोविज़न रख दिया गया है, जिसमें 3 तरीके की मतलब नेशनल इमरजेंसी आती हैं। पहला तो यही है कि मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, दूसरा प्रेसिडेंट रूल आता है इसमें, और तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये किस किस बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम मान लो प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, जब जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है उनको फॉलो नहीं करती है, या सेंट्रल उसको जो गाइडलाइंस दे रहा है उसको फॉलो नहीं करती है। ऐसी इमरजेंसी लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी जब वॉर वगैरह की कंडीशन हो जाती है, या फिर आर्म्ड रेवेलियन हो जाता है, जब हम लोग मतलब हथियार वगैरह लेके रोड पर निकल आएँ उस टाइम पे। या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है जब फाइनेंशियल कंडीशन देश की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो। तो ये तीनों इमरजेंसी इस केस में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पार्ट की बात करते हैं। पार्ट 19 हमें बताता है मिसलेनियस या प्रकीर्ण के बारे में। अब जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक बच गए हैं वो सब इसमें डाल दिए गए हैं, जो आगे किसी में भी फॉलो नहीं करते या किसी लिस्ट के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं वो इसको मिसलेनियस में डाल दिया गया है। तो जैसे इसमें डिस्क्वालिफिकेशन आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे, यूपीएससी में आने पक्का है इसको। क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई है कि किसी भी स्टेट में कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है 2 महीने बाद ही चेंज होकर दूसरी बन जाती है। इसकी वजह से मतलब इसी वजह से ऐसे लॉस बनाए गए हैं ताकि जो गवर्नमेंट वगैरह है वो स्टेबल रह सकें। क्योंकि वो लोगों ने चुनी है तो उनको इतनी जल्दी हटा दिया जाए ये कुछ अच्छी बात नहीं होती है। तो इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि पोर्ट्स वगैरह कैसे डेवलप किए जाने हैं, कैसे उनका मेंटेनेंस वगैरह होना है। और इसके अलावा भी बहुत हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर वगैरह का क्या रूल है, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी दिया गया है, थोड़ा सा कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं वो नीचे डाल दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट हमारे 20 के बारे में, जो बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपको पता है कि अभी हमने इतने सारे आर्टिकल्स इतने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए जो कि ऑलरेडी नहीं थे, हमने उसको ऐड किया। तो आखिर ये ऐड करने का क्या प्रोविज़न है, मतलब कैसे ऐड किए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी भी आर्टिकल को मतलब यूँ ही उठाकर अलग कर दें उस कॉन्स्टिट्यूशन से और यूँ ही उठाकर किसी को भी ऐड कर दें। क्योंकि ये इतनी प्यारी बुक है कि अगर इसको डिस्टर्ब करना चाहे ना तो हर कोई डिस्टर्ब कर देगा और हम लोग के कोई राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसको इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। इसके लिए बहुत से प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्प्रेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे कि मतलब कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इनको बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे क्योंकि इनकी कंडीशंस थोड़ी अलग है बाकी स्टेट से। तो ताकि अब इनकी कंडीशन अलग है तो इसको थोड़ी एडवांटेज देनी पड़ेगी ना, ताकि ये हम लोग के पेस में चल सके। तभी तो डेवलपमेंट होगा हर जगह पर, तभी तो सेक्टोरल डेवलपमेंट होगा, डिपार्टमेंट हर जगह से हर तरीके का डेवलपमेंट होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं जिसको हम। तो इसलिए इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 22 की, जिसमें बताया गया है शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट एंड इन हिंदी एंड रिपील्स। मतलब जो हमारी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट वगैरह होते हैं, मतलब किस भाषा में उनको रखा जाना है, इसके अलावा टाइटल वगैरह जो होते हैं उनको मतलब किस तरीके से मेंशन किया जाना है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं। अब आगे बात हो रही है शेड्यूल्स की, तो देखिए वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको मेरी जो चैनल की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।